हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से समझने से हमारे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति कई ज़्यादा विकसित होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं वो चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से जो हमने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ये विश्लेषण तब जा करके प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब खुद से रीड किया है, उनको समझा है, तब जा करके आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 5 के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। अध्याय 5 है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। और जो भी हम इसके अंतर्गत विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण हम कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। और जो भी टॉपिक दिए हुए होंगे कक्षा 11 के अध्याय 5 में, उन सभी टॉपिकों का इस वीडियो के अंतर्गत विश्लेषण करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं कि इस अध्याय 5 के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले इस समझ लेते हैं कि मानव पूंजी वास्तव में है क्या है। मानव पूंजी किसे कहते हैं? मानव पूंजी को श्रम की क्षमताओं की माप के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी कि किस तरह से मानव पूंजी को जो श्रम की जो क्षमता है, उन क्षमताओं की माप के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसमें कि कौशल का निर्माण है और कार्य क्षमता है, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि को इसमें अंदर शामिल किया जाता है। कि किस तरह से जब लोगों के अंदर स्किल का डेवलपमेंट होता है और उनकी कार्य क्षमताओं का विकास होता है और उनको बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो इससे स्वाभाविक है मानव की जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। जब एक मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो वो किस तरह से मानव पूंजी में तब्दील होता है, जब हम उसके अंदर कौशल का डेवलपमेंट करते हैं, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इससे किस तरह से एक मानव पूंजी में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह से मानव पूंजी को श्रम की क्षमताओं की माप के रूप में ही संदर्भित किया जाता है। जिस तरह से अन्य संसाधन महत्वपूर्ण है, उसी तरह से मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण है। क्यों है मानव संसाधन महत्वपूर्ण? और कि ये हम किस तरह से कहते हैं कि जिस रूप में अन्य संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, इसी तरह से मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। माना हम अपने आसपास के अनेक संसाधनों को जानते हैं, किस तरह से हमारे जीवन में वो उपयोगी है, किस तरह से किसी अर्थव्यवस्था के लिए वो उपयोगी है, उत्पादन की प्रक्रिया में वो उपयोगी है। जिस रूप में वो संसाधन हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है, उसी तरह से जो मानव है, मानव भी महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। क्योंकि जो वो संसाधन है, भौतिक संसाधन,
उस संसाधन की तब तक कोई उपयोगिता नहीं है, तब तक उसका कोई औचित्य नहीं है, जब तक एक मानव, एक मनुष्य उसको उपयोग में नहीं लाता है, उसको उपयोग की प्रक्रिया में नहीं लाता है, तब तक उस संसाधन की कोई महत्वता नहीं है। तो इसीलिए मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्य संसाधनों को उपयोग में लाता है। इस रूप में मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण है। और जब मानव को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान की जाती है, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती है, उसका स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो मानव मानव पूंजी में तब्दील हो जाता है, क्योंकि उसकी उत्पादकता वो समाज और राष्ट्र के लिए इस तरह से उपयोगी है, जिससे कि हर एक क्षेत्र में उसकी जो उत्पादकता है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस रूप में मानव संसाधन महत्वपूर्ण होता है। और जब मानव को बेहतर से बेहतर एजुकेशन, स्किल का डेवलपमेंट किया जाता है, तो वो मानव मानव पूंजी में वो तब्दील हो जाता है। मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता होती है। यदि हम मानव संसाधनों को वास्तव में मानव पूंजी में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम मानव पूंजी में पहले निवेश करें। वो किस रूप में? यदि हम किसी भी मानव के संदर्भ में, किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये चाहते हैं कि इसकी उत्पादकता में वृद्धि हो और ये वास्तव में मानव पूंजी में तब्दील हो सके, तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें शिक्षा पे निवेश करना होगा, हमें स्वास्थ्य पर निवेश करना होगा, हमें किस तरह से उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट करना होगा। जब हम ये सब करेंगे, एक व्यक्ति के अंदर, एक व्यक्ति को ये सब प्रोवाइड करेंगे, तो इससे स्वाभाविक है एक मनुष्य वो मानव पूंजी में तब्दील होगा। तो इसीलिए मानव संसाधन को अगर मानव पूंजी में तब्दील करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि मानव पूंजी में निवेश किया जाए। तो इस तरह से ये होता है मानव पूंजी। अब हम इसके बाद मानव पूंजी के स्रोत को देख लेते हैं कि किस तरह से, क्या है वास्तव में मानव पूंजी के स्रोत। शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। कि किस तरह से? शिक्षा के द्वारा अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, तो इससे स्वाभाविक है जो उस व्यक्ति की जो उत्पादकता है, उत्पादकता कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने बच्चों को, अपने आप को वो शिक्षा प्रदान करता है, तो किस तरह से उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है, कार्य करने की जो शैली है, वो कहीं ज्यादा विकसित होती है। तो इस रूप में एक व्यक्ति को हम मानव पूंजी में तब्दील कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। तो यहाँ पे शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। और इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश और कार्य करने के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करना, और इसके माध्यम से भी किस तरह से हम एक मानव को मानव पूंजी में तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मानव पूंजी के स्रोत है, जिसमें कि शिक्षा है और स्वास्थ्य है और प्रशिक्षण है। तो इस तरह से इन सब के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति को, हम किसी व्यक्ति को या मानव को, हम उसको किस तरह से मानव पूंजी में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि इन सब के द्वारा जिनको बेहतर शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिनको बेहतर एजुकेशन प्रदान की जाएगी, जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो किस तरह से ऐसे में, इस दशा में उनकी जो उत्पादकता है वो निश्चित तौर पे उसमें वृद्धि होगी। तो इस तरह से एक मानव को पूंजी में तब्दील किया जा सकता है। और व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए किस तरह से वो शिक्षा पे निवेश कर सकता है, क्योंकि शिक्षा वास्तव में एक मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। कि किस तरह से जब कोई भी परिवार अपने बच्चों को वो एजुकेशन प्रदान करता है, तो ये अपेक्षाएं रखता है कि किस तरह से भविष्य में हमारा वो बच्चा किस तरह से अच्छी वो नौकरी करेगा, अच्छा वो कहीं रोजगार करेगा।
तो इससे किस तरह से वो अधिक आय अर्जित करेगा। तो इससे ये स्वाभाविक है कि वर्तमान में शिक्षा प्रदान करने से भविष्य में किस तरह से उसके जो अनेक रास्ते हैं वो खुलने लगेंगे और उसकी आय में वृद्धि होने लगेगी। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए वो शिक्षा में निवेश करता है। और इसी तरह से स्वास्थ्य पर व्यय किस तरह से मानव पूंजी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जब कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ये स्वाभाविक है उसकी उत्पादकता अधिक होगी, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा उस व्यक्ति की उत्पादकता कम होगी, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से स्वस्थ व्यक्ति की अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में इसकी उत्पादकता अधिक होगी। तो इसीलिए स्वास्थ्य पर भी लोग खर्च करते हैं, इस पे व्यय करते हैं, ताकि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो सके और जिससे कि वो अच्छे से वो काम कर सके, अच्छे से जो उसकी उत्पादकता है उसमें वृद्धि की जा सके। तो इस तरह से स्वास्थ्य पर व्यय भी मानव पूंजी के निर्माण में ये महत्वपूर्ण स्रोत है। और किस तरह से जब कार्य के दौरान जब प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तो निश्चित तौर पर जब लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तो इससे उन लोगों की जो उत्पादकता बढ़ेगी। क्योंकि जब किसी को कहीं पर नौकरी दी जाएगी तो वो कंपनी या संस्थान किस तरह से उन लोगों को वो प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वो प्रशिक्षण इस उद्देश्य के साथ प्रदान करते हैं कि वो उन मशीनरी के बारे में, उस कार्यशैली के बारे में, उस संदर्भ में वो जानकारी हासिल कर सके और उसके बारे में वो ट्रेंड हो सके। तो जब वो पहले से उन चीजों के बारे में जानेंगे, उन चीजों से अवगत होंगे, वो ट्रेंड होंगे, तो ये स्वाभाविक है उत्पादकता में वृद्धि होगी, उनकी कार्यशैली इस तरह से विकसित होगी। तो कहीं ना कहीं उनकी जो उत्पादकता है वो निश्चित तौर पे उसमें वृद्धि देखी जाएगी। तो इस तरह से ये मानव पूंजी के स्रोत है जिसमें कि प्रमुख शिक्षा है, स्वास्थ्य है और कार्य के दौरान प्रशिक्षण है। तो इस तरह से ये मानव पूंजी के महत्वपूर्ण स्रोत है जिनके माध्यम से मानव को पूंजी में तब्दील किया जा सकता है। तो इस तरह से ये मानव पूंजी के प्रमुख स्रोत है। अब हम इसके बाद मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से मानव पूंजी है और किस तरह से आर्थिक समृद्धि होती है और ये एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये सब समझेंगे हम इस स्लाइड के माध्यम से। मानव पूंजी में शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है कि किस तरह से हमने अभी तक समझा कि मानव पूंजी के जो प्रमुख स्रोत है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है और इसके माध्यम से किस तरह से उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे मानव पूंजी में शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जब हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान करेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी कार्यशैली, उसके सोचने समझने की शक्ति कहीं ज्यादा विकसित होगी। और जब हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे तब जो लोग स्वस्थ होंगे तो इससे भी उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। तो इस तरह से मानव पूंजी में शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से उसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। यहां तक तो क्लियर हो गया। और जो ये आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि का मतलब ये होता है कि जब संख्यात्मक रूप में जब वृद्धि होती है तो उसे हम समृद्धि कहते हैं। और किस तरह से जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो उसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि का अर्थ है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। तो किस तरह से ये मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, अब हम इसको भी समझ लेते हैं। मानव पूंजी ही नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। किस तरह से मानव पूंजी ये वास्तव में
नई जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आत्मसात करने की क्षमता विकसित करती है। जब मानव पूंजी को किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से इसको पूंजी में तब्दील किया जाता है, और शिक्षा वास्तव में लोगों को हर एक चीजों से अवगत कराती है, और जिससे ये स्वाभाविक है लोग नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं और उसको आत्मसात करते हैं। तो इस तरह से मानव पूंजी जब नवीन प्रौद्योगिकी के बारे में वो अवगत होते हैं तो इससे स्वाभाविक हो जाता है जब टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, वो किसके फलस्वरूप हो रहा है? शिक्षा के फलस्वरूप हो रहा है। जब लोगों को शिक्षा प्रदान की जा रही है तो एक मानव पूंजी में तब्दील हो रहा है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहा है। टेक्नोलॉजी के बदौलत क्या होगा? उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी तब लोगों की आय में वृद्धि होगी, जिसे हम आर्थिक समृद्धि कहते हैं। तो इस तरह से मानव पूंजी के कारण आर्थिक समृद्धि होती है। क्यों? ये कैसे? मानव पूंजी को हम मानव के संदर्भ में देखते हैं। जब हम मानव को, व्यक्तियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं, बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रदान करने के साथ साथ हम उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो इससे एक मानव पूंजी में तब्दील हो जाता है। जब वो पूंजी में तब्दील हो जाता है तो यह स्वाभाविक है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होगी। जब उत्पादकता में वृद्धि होगी तो ये स्वाभाविक हो जाता है कि उसकी आय में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे मानव पूंजी के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, और इसी तरह से आर्थिक समृद्धि के कारण मानव पूंजी का निर्माण होता है। ये किस तरह से? जब लोगों की आय अधिक होगी, उच्च आय होगी, तो इससे निश्चित तौर पर लोग शिक्षा पे खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। जब वो इन सब में खर्च करेंगे तब एक मानव पूंजी में तब्दील हो जाता है। वो किस तरह से तब्दील हो जाता है? जब हम उसे बेहतर शिक्षा प्रदान करेंगे, बेहतर उसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, तो इस तरह से अधिक आय यानी कि उच्च आय होने पर उच्च स्तर पर मानव पूंजी का सृजन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे मानव पूंजी के कारण आर्थिक समृद्धि होती है, और आर्थिक समृद्धि के कारण मानव पूंजी का विकास होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। ये किस रूप में? क्योंकि जब मानव पूंजी के कारण आर्थिक समृद्धि हो सकती है, जैसा कि हमने समझा, तो इसी रूप में जब आर्थिक समृद्धि होती है तो आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप मानव पूंजी का भी विकास होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब लोगों के पास पैसा आएगा यानी कि आर्थिक समृद्धि है। जब पैसा आएगा तो निश्चित तौर पे वो अपने डेवलपमेंट में वो खर्च करेंगे। अपने डेवलपमेंट में किस रूप में खर्च करेंगे? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च करेंगे। तब इन सब में खर्च करेंगे तो उत्पादकता में वृद्धि होगी। उत्पादकता में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे उनकी आय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से परस्पर ये संबंधित है और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने इस स्लाइड के माध्यम से मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में डिटेल में जाना है। अब हम इसके बाद मानव पूंजी और मानव विकास के संदर्भ में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मानव पूंजी और मानव विकास क्या है। इससे पहले हम मानव पूंजी को तो समझ लिया है, तो यहाँ पे भी हम ये समझ लेते हैं कि मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी किस तरह से ये शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का एक माध्यम है। जब हम लोगों की शिक्षा बेहतरीन करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन करते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों की जो उत्पादकता है वो उत्पादकता बढ़ती है।
और किस तरह से हमने ये पहले समझा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा लोगों के अंदर किस तरह से अनेक प्रकार से डेवलपमेंट लाती है, जो सोचने समझने की, कार्य करने की शैलियाँ कहीं ज़्यादा वो इस तरह से विकसित करती है, जिससे कि निश्चित तौर पे उनकी जो उत्पादकता है, उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो लाती है। और इसी तरह से जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी किस तरह से लोगों की जो उत्पादकता है और उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का एक माध्यम है, और एक जो मानव है, मानव एक साध्य है, किस तरह से एक साधन के रूप में हम इसे देखते हैं कि मानव के द्वारा किस तरह से उत्पादन किया जाता है। वो उत्पादन तब बेहतरीन तरीके से होगा जब हम उसको बेहतरीन शिक्षा प्रदान करेंगे, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे कि निश्चित तौर पे उसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ने लगेगी। तो यह है मानव पूंजी। अगर हम मानव विकास के संदर्भ में बात करें कि किस तरह से मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग है। ये अभिन्न अंग है। जब हम लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, तब जाकर के एक व्यक्ति का विकास हो पाएगा। तो इस तरह से मानव के विकास के लिए जरूरी है कि उन्हें शिक्षा बेहतरीन प्रदान हो और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान हो, तब जाकर के उनका डेवलपमेंट हो सकेगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विकास के लिए ये बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं होना जरूरी है, तब जाकर के किसी भी व्यक्ति का विकास हो सकता है। तो इस तरह से जो मानव पूंजी होती है, मानव पूंजी तो किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा उसकी उत्पादकता बढ़ाती है, ये मानव पूंजी के संदर्भ में है। और मानव विकास के लिए जो ये शिक्षा और स्वास्थ्य है ये जरूरी है, इसके बिना मानव का विकास हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से ये मानव पूंजी और मानव विकास है। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरह से भारत में पूंजी निर्माण के संदर्भ में प्रयास किए गए हैं, किस तरह से भारत में जो भारत की जो जनसंख्या है उसको पूंजी में तब्दील करने के लिए किस तरह से प्रयास किए गए हैं भारत में, उसके संदर्भ में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। भारत में मानव पूंजी निर्माण पर निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। किस तरह से अनेक संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जो भारत सरकार है वो चाहे किसी भी कालखंड में क्यों ना देखे, उसमें निरंतर शिक्षा में जोर दिया गया, स्वास्थ्य पर जोर दिया गया, ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जा सके और उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके। क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा लोगों की क्रिएटिविटी इस तरह से विकसित करती है जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तौर पे वो उत्पादकता से जुड़ी हुई होती है। और इसी तरह से भारत में हर समय ये प्रयास किया गया कि जो स्वास्थ्य सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा सके, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ होगा वो बेहतरीन तरीके से कार्य करेगा और उसकी उत्पादकता भी अधिक होगी। तो इस तरह से सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर हर समय जोर दिया गया, ताकि लोगों को बेहतरीन तरीके से इस तरह से मानव पूंजी में तब्दील किया जा सके, जिससे कि एक संपूर्ण राष्ट्रीय प्रगति की राह पर आगे बढ़ सके। और ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ये निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के द्वारा लोगों को प्रदान किया जाता है। क्योंकि जो निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से वो बाजार में शिक्षा को भी प्रदान करते हैं और वो स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्रदान करते हैं। और इसी तरह से जो सरकार है, सरकार भी इन दोनों को लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए वो प्रोवाइड करती है। जो यहाँ पे निजी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र केवल तो केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से वो काम करता है। जब उसे प्रॉफिट होगा तब वो ये सेवाएं लोगों को प्रदान करेंगे। जब इन्हें प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा तो ये अपनी सेवाओं को बंद कर देंगे। जब वो ये निजी क्षेत्र केवल तो केवल प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ये शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जो सेवाएं हैं ये प्रदान करते हैं, तो ऐसे में जो वंचित वर्ग का जो तबका है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है,
इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए, क्योंकि जब निजी क्षेत्र के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाएगी तो निश्चित तौर पे इसकी जो कीमतें हैं वो ज़्यादा होगी। तो ऐसे में वंचित वर्ग इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। तो इन सब को देखते हुए जो सरकार है, सरकार इन वंचित वर्गों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है ताकि उनका भी विकास किया जा सके, उनको भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। तो इस तरह से सरकार के द्वारा निरंतर ये प्रयास किए जाते हैं कि किस तरह से मानव को मानव पूंजी में तब्दील किया जा सके, तो जिससे कि ये हो सके, हमारे देश में उत्पादकता बढ़ सके, एक जन सामान्य लोग भी किस तरह से एक बेहतरीन जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से हमारे देश में ये मानव पूंजी निर्माण के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं और किस तरह से लोगों को बेहतर तरीके से उनकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और उनको एक मानव पूंजी में तब्दील किया जा सके। तो इस तरह से ये प्रयास किए जाते हैं, निरंतर किए जाते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि किस तरह से जो NCERT अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अध्याय 5 है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो यहाँ पे हम भारत में मानव पूंजी के निर्माण के संदर्भ में हर एक टॉपिक को समझा है जो अध्याय 5 के अंतर्गत दिए हुए हैं। उन सभी टॉपिकों को हमने बड़े ही डिटेल में समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।